भूल गए हम याद करें फिर ये भारत भूमि कितनी महान, इतिहासों में झांक ले फिर से, ढूंढ ले खोया सा अभिमान, जो भविष्य को सवारे हरदम, गढ़ ले एक ऐसा वर्तमान। ये भारत भूमि कितनी महान। आजा कर ले हम तेरे और मेरे सबके भारत की बात। श्री कृष्ण की बांसुरी की महिमा हम सब लोग भली भांति जानते हैं। हमारी सभ्यता में इसे प्रेम का प्रतीक माना गया है। लेकिन आज के संदर्भ में मैं आपको एक सच्ची कहानी बताना चाहती हूँ। बिहार के पुरुलिया जिले के पास एक गांव है जिसका नाम है श्रीनगर प्रखंड। इस गांव में जो मुस्लिम समुदाय है उसके लगभग सभी लोग एक ही काम करते हैं, बांसुरी बनाना। इनके पूर्वजों ने इस काम को शुरू किया था, लेकिन बांसुरी बेचने के लिए बांसुरी बजानी भी पड़ती है। तो ये लोग श्री कृष्ण के भजन बजाने लगे और जन्माष्टमी के समय मंदिर के आसपास इनकी बांसुरी खूब बजती भी है और खूब बिकती भी है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा बिकती है मथुरा और वृंदावन में। बांसुरी बनाने वाले ये जो लोग हैं, इनका धर्म प्रेम है और श्री कृष्ण की बांसुरी बनाना इनका पेशा। और यही सिद्ध करता है कि कला की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, और यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में अगर हम बात करें तो ऐसी ही शक्तियों को सॉफ्ट पावर कहा जाता है। सॉफ्ट पावर का मतलब बगैर किसी दबाव के किसी पर भी अपना प्रभाव डालने की क्षमता। यह हार्ड पावर के बिल्कुल विपरीत है। हार्ड पावर अलग शक्ति है और सॉफ्ट पावर अलग। सॉफ्ट पावर एक देश की क्षमता है बिना किसी बल के किसी भी अन्य देश या लोगों को प्रभावित करने की। सॉफ्ट पावर शब्द या इस सोच की संरचना हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर जोसेफ नाय ने की और ये मुख्य धारा में शामिल हो गया। कई देशों ने एक सशक्त उपकरण के रूप में इसका उपयोग करके लाभ उठाना शुरू कर दिया। और पिछले कुछ सालों से भारत अपने सॉफ्ट पावर्स का बहुत ही प्रभावशाली तरीके से उपयोग कर रहा है। तो आखिर ये सॉफ्ट पावर्स हैं क्या जो भारत की छवि को निखार रहे हैं? To have a stress-free day by doing yoga. Prime Minister Modi has always talked about yoga being the asset of India which we need to export to the West. I'm glad that today it has become cool to do yoga. पूरे विश्व को सबसे पहले योग की तरफ आकर्षित किया स्वामी विवेकानंद ने, जब उन्होंने पूरे विश्व के सामने भारत के आध्यात्मिक मान्यताओं की बात रखी। इसमें बहुत बड़ी सफलता हमें मिली जब 2015 में भारत के आग्रह पर यूनाइटेड नेशंस ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस घोषित कर दिया। और यूनाइटेड नेशंस के इतिहास में पहली बार कोई प्रस्ताव बिना विरोध के इतनी जल्दी पास किया गया था। पूरे विश्व में फैलकर
योग आज भारत के सबसे बड़े सॉफ्ट पावर के रूप में उभर कर आ रहा है। सरकार भी देश भर में योग के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स खोल रही है और योगा को सभी के जीवन का हिस्सा बनाने का प्रयास कर रही है। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने योग को एक असरदार रूप में विदेशों में स्थापित किया। इनकी संस्था 156 राष्ट्रों में अपने केंद्र चला रही है और लोगों को योग, ध्यान, प्राणायाम और अध्यात्म द्वारा जीवन जीने की कला सिखा रही है। मैं बात कर रही हूँ द आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के रचयिता और भारत के विख्यात अध्यात्म गुरु श्री श्री रविशंकर जी के बारे में। 7 क्षेत्र में भारत बहुत ऊंचा है। सबसे पहले तो भारत का अध्यात्म, योग और अध्यात्म शक्ति। जितने तरह की नृत्य और संगीत भारत में उपलब्ध है वो दुनिया के किसी कोने में नहीं है। हमारे देश में हर प्रांत में एक अलग तरह का नृत्य। हमने वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल इसलिए भारत में सेकेंड टाइम ऑर्गेनाइज किया था। पहले बेंगलुरु में किया, फिर उत्तर भारत में। इसके बीच में हमने बर्लिन में भी वो स्टेडियम, बर्लिन का ओलंपिक स्टेडियम है जिसको हिटलर ने बनाया, उसका 75th एनिवर्सरी था, जहाँ से युद्ध की घोषणा हुई थी, विश्व युद्ध की। हमारे मन में था कि वहीं से हम शांति का संदेश देंगे। सॉफ्ट पावर उसी को कहते हैं जो जिससे भावनात्मकता जुड़ी हुई है, भावुकता जुड़ी हुई होती है। हम जब त्रिपुरा गए, वहाँ के ट्राइबल लोगों ने खाना बना के लिया, इतनी बड़ी बड़ी थाली में 108 तरह के व्यंजन। तो हमारे देश में ये जो है कुजीन है, ये एक हमारा सॉफ्ट पावर है। नेक्स्ट, पोशाक। हमारे यहाँ जो ड्रेस एंड फैशंस है, गारमेंट्स हैं एंड ज्वेलरीज, ये एक सॉफ्ट पावर है। वी आर नॉट यूजिंग दिस। एंड देन आवर टूरिज्म। ग्रीस एक छोटा सा देश है। ग्रीस 12 million tourists come there per year. Their whole economy is based on 12 million tourists. What you find? Some big pillars and broken temples. Yes. So when I was there, there was a group of Indians who came. They said, Gurudev, we came to see all this, but we have many such things in India. We have tourism opportunities in this country. We have ancient sites. We have profound historic monuments. Very profound knowledge about it here. लोग समझते हैं हम बड़े ओपन माइंडेड है, मगर वो जड़ को भूल जाते हैं। लिबरलिज्म ओपन माइंडेड के नाम से वो क्या करते हैं, मूल सड़ रहा है उस पर ध्यान नहीं देते। हमें ऐसा न, पहले सबसे पहले जड़ को मजबूत करें, आत्मविश्वास जगाएं। आजा कर ले हम तेरे और मेरे सबके भारत की बात। पूरा विश्व आज प्राकृतिक और समग्र चिकित्सा के विकल्प ढूंढ रहा है। एक ऐसी जीवन शैली जो होलिस्टिक हो, और यही तो है हमारा आयुर्वेद। और इसीलिए आयुर्वेद आज भारत की एक सशक्त सॉफ्ट पावर बनकर उभर रहा है। आज मैं आपको ले जा रही हूँ आयुर्वेद की दवाइयाँ बनाने वाली एक ऐसी कंपनी में जो एक पूरा का पूरा आयुर्वेद का गांव बसाने जा रही है। इससे इनके एक्सपोर्ट्स और उत्पादन को फायदा तो होगा ही, लेकिन हमारे भारत का आयुर्वेद पूरे विश्व में फैल जाएगा। So in Kannur, Government of Kerala is establishing. कन्नूर में केरला सरकार अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद अनुसंधान केंद्र स्थापित कर रही है। इस केंद्र में पिछले 5000 साल के आयुर्वेदिक ग्रंथों, तथ्यों और खोज को एकत्र करके उन पर अनुसंधान और विकास होगा। यहाँ एक आयुर्वेदिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की भी स्थापना की जाएगी। हम एक बड़े पैमाने पे औषधीय पौधों की खेती कर आयुर्वेदिक दवाइयों को बनाने के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ हमारे पास लगभग 360 औषधीय पौधे हैं।
जहां हम उनके वनस्पतिक, अंग्रेजी, मलयाली और संस्कृत नामों के साथ साथ प्रत्येक औषधीय पौधों के हिस्सों को समझ सकते हैं, जिनका उपयोग आयुर्वेदिक दवाइयों के निर्माण में किया जाता है। हमारे 2 केंद्र हैं, एक कन्नूर में और एक जहां मैं अभी हूं, त्रिचूर पुटनेलुर में है। राज्य के किसानों को और विभिन्न शिक्षण संस्थानों के छात्रों को यहाँ बुलाकर उन्हें इन औषधीय पौधों का अध्ययन और उपयोग सिखाया जाता है। हाल ही में हमारे मुख्यमंत्री ने कन्नूर में आधारशिला रखी है। लगभग 2 वर्षों में हम अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान कन्नूर में स्थापित करेंगे, जिसमें विश्व का कोई भी व्यक्ति यहाँ आकर यहाँ के साहित्य का उपयोग कर सकता है और सीख सकता है। विश्व का ये पहले इस तरह का आयुर्वेदिक केंद्र होगा जो केरल सरकार के तहत स्थापित होगा। और ये सिर्फ इस गांव के लिए या केरला के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लोगों के लिए होगा। हाल ही में हमारे राज्य में अंतर्राष्ट्रीय आयुष कॉन्क्लेव हुआ है, जिसमें विश्व भर के लोग भाग लेने आए। अब वो जानना चाहते हैं आयुर्वेद के बारे में, हमारी पद्धति के बारे में, और ये प्रयास कर रहे हैं कि कैसे वापस जाकर उपचार के लिए इसका उपयोग कर सकें। इस तरह हमारा आयुर्वेद विश्व स्तर पर पहुंच रहा है। पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक प्रौद्योगिकी मिलकर आयुर्वेदिक दवाइयों का विकास कर सकते हैं, ताकि आयुर्वेद भी आधुनिक दवाइयों की बराबरी कर सके। Dosage forms so that Ayurveda can reach in par with the modern medicines. संस्कृत भाषा में किसी भी बात को कम से कम शब्दों में कहने की शक्ति है। और क्या आप जानते हैं कि संस्कृत आपकी स्मरण शक्ति भी बढ़ा सकती है? आज संस्कृत न सिर्फ पूरे विश्व में पढ़ाई जा रही है, बल्कि 17 विदेशी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो सिर्फ संस्कृत को समर्पित हैं। विश्व का जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है वेद, वह संस्कृत में लिखा गया है और उसमें देवताओं की चर्चा है, इसलिए वो दैवी वाक है। कंप्यूटर की भाषाओं में एक भाषा संस्कृत सम्मिलित हो गई है, इसका तात्पर्य हमें समझना होगा कि कंप्यूटर की जो भी भाषा है, सी लैंग्वेज बोलते हैं, उसका मूल आधार ही संस्कृत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं, जिसका प्रयोग कंप्यूटर में किया जाता है, कोई भी भाषा हो उसमें संदेह की स्थिति बनी रहती है। हम किसी एक वाक्य का प्रयोग करते हैं, उसके कई अर्थ संभावित हो जाते हैं, तो इस एम्बिग्युइटी के कारण हम समझ सकते हैं कि वक्ता क्या कहना चाहता है या समझने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर एक मशीन है, अगर हम कोई एक वाक्य देते हैं तो उसका एनालिसिस वह सैकड़ों अर्थों में करता है, सैकड़ों प्रकार से कर सकता है। हमारा जो पाणिनियन सिस्टम ऑफ ग्रामर है या पाणिनियन सिस्टम ऑफ सेंटेंस एनालिसिस है, उसके माध्यम से अगर हम कंप्यूटर की भाषा को परिष्कृत करें तो हम स्पीकर्स इंटेंशन को समझ सकते हैं और उस समय एम्बिग्युइटी नहीं रहती है। और इस तरह के अनेक अनुसंधान हो रहे हैं विगत 10-12 वर्षों से। मैं भी उसका भाग हूँ और IIT हैदराबाद में, BHU IIT कानपुर में इस प्रकार की कई योजनाएं चल रही हैं जिसमें संस्कृत भाषा के माध्यम से कंप्यूटर की भाषा को इस प्रकार से परिष्कृत किया जाए जो वास्तविक अनुवाद कर सके। और किसी भाषा से किसी अन्य भाषा में अनुवाद करने की जो हमारी शास्त्रीय परंपरा प्रक्रिया है, इसको शब्दबोध प्रक्रिया बोलते हैं, उस शब्दबोध प्रक्रिया के माध्यम से हम कंप्यूटर की भाषा को इतना सुदृढ़ बनाएं जिससे हम विपरीत अर्थ तक पहुंचने से बच सकें। इसलिए अगर वर्तमान युग को देखा जाए तो संस्कृत के शास्त्रीय अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान के लिए यह स्वर्णिम युग माना जा सकता है। आजा कर ले हम तेरे और मेरे सबके भारत की बात। 1999 के फरवरी में जब अटल जी उस ऐतिहासिक बस टूर पर लाहौर जा रहे थे, तो उस टूर के एक रात पहले उनके ऑफिस में बहुत खलबली मची हुई थी। सब लोग इस टेंशन में थे कि आधी रात को देवानंद को किस तरह से फोन कॉल किया जाए। बात दरअसल ये थी कि उन्हें पता चल गया था कि तब के पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ देवानंद के बहुत बड़े फैन हैं। खैर, किसी तरह से देव साहब को आधी रात को फ़ोन किया गया और उनसे पूछा गया कि क्या आप इस बस ट्रिप में साथ चलेंगे। देव साहब ने जैसे ही ज़रूर कहा, ये बात उस ट्रिप की सबसे बड़ी खबर बन गई। भारतीय सिनेमा के इस महान अभिनेता ने पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस, मीडिया, सबका दिल जीत लिया।
और इस तरह अटल जी ने भारतीय सिनेमा के सॉफ्ट पावर का अपने इस ऐतिहासिक टूर के लिए इस्तेमाल किया। भारतीय सिनेमा दशकों से भारत का सॉफ्ट पावर बना हुआ है। हमारी फिल्में एशिया, यूरोप, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ईस्ट अफ्रीका, चाइना और रशिया मिलाकर 90 से ज्यादा देशों में पहुंचती हैं। हाल ही में दंगल और बाहुबली ने चाइना में बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिया। पूरा जापान रजनीकांत जी का दीवाना है। नाइजीरिया में लोग मदर इंडिया के समय से हमारी फिल्मों के दीवाने हैं। रशिया का श्री राज कपूर जी के लिए प्यार लोग आज तक याद करते हैं। पूरा रशिया उनके लिए सड़कों पर उतर आया करता था। और इस सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी को तो बीबीसी ने विश्व के सबसे महान सितारे का खिताब दिया है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जैसे वेनिस, कान्स और बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में हमारी उपस्थिति दर्ज रही है। ऑस्कर्स और बाफ्टा जैसे अवार्ड्स में भी हमारा प्रतिनिधित्व रहा है। आज जिस तरह की प्रतिभाएं भारत से निकल रही हैं, उनसे आने वाले दिनों में भारतीय सिनेमा एक और मजबूत सॉफ्ट पावर बनकर निकलेगा। मैं आज आपको मिलवाने जा रही हूँ ऐसी एक प्रतिभा से जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया। एक तरफ इन्होंने पान सिंह तोमर और चिल्लर पार्टी जैसी फिल्मों का निर्माण करके राष्ट्रीय पारितोषिक हासिल किया, और वहीं दूसरी तरफ चेन्नई एक्सप्रेस, जोधा अकबर और दंगल जैसी ब्लॉकबस्टर्स करके हमारा मनोरंजन भी खूब किया। आइए मिलते हैं हिंदी फिल्म जगत के जाने माने निर्माता श्री सिद्धार्थ रॉय कपूर से। हमारे मिथ्स जो है ना, महाभारत, रामायण, इनमें ऐसी सॉर्ट ऑफ स्टोरीज हैं जो बहुत सारे हॉलीवुड फिल्म मेकर्स ने लेकर अपना बना लिया है। जैसे जॉर्ज लूकस ने किया था स्टार वॉर्स में। स्टार वॉर्स की स्टोरी में बहुत ही रामायण और महाभारत की झलक आती है। जेम्स कैमरन ने खुद कहा है कि अवतार में ही इज़ यूज्ड अ लॉट ऑफ ट्रोप्स फ्रॉम इंडियन माइथोलॉजी। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम अपने ही मिथ्स को देखें, इफ़ वी लुक एट आवर कल्चर, वी लुक एट आवर ओन संस्कृति एंड वी आर एबल टू टेक स्टोरीज फ्रॉम हियर, मेरे ख्याल से इंडियन सिनेमा कैन प्रोड्यूस सम ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म्स अराउंड द वर्ल्ड। एंड आई डोंट थिंक हमारे कंट्री में क्रिएटिविटी की कोई भी कमी है। हमारे एक्टर्स, हमारे टेक्नीशियंस वर्ल्ड क्लास हैं। मैं ये मानता हूँ कि कुछ इंडियन फिल्मों ने क्रॉसओवर किया है, जैसे दंगल ने चाइना में। चाइनीज़ ऑडियंस को पहले ऐसा लगता था कि इंडियंस, क्योंकि उनको इतना प्रोपेगेंडा खिलाया हुआ है ओवर द इयर्स कि इंडिया ऐसा है वैसा है वगैरह। जब उन्होंने देखा कि इंडियंस हमारे जैसे ही हैं, एक रूरल हरियाणा विलेज के लोग एक्चुअली हमारे रूरल चाइना के लोग के जैसे ही हैं, फैमिली बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, गर्ल चाइल्ड को इट नीड्स टू बी गिवन एनकरेजमेंट, द एटीट्यूड्स ऑफ मेन आर चेंजिंग एंड नीड टू चेंज ओवर द इयर्स। तो हमारे कल्चर्स बहुत ही पुराने सिविलाइजेशंस हैं दोनों, और हमारे लोग ज़्यादा सिमिलर है एंड वी आर नॉट दैट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो मेरा ये ख्याल है कि जितना रूटेड हमारा कंटेंट हो और जितना इंडियन हमारा कंटेंट हो, उसी हिसाब से हम क्रॉसओवर करेंगे। सिनेमा इज़ आवर बिगेस्ट सॉफ्ट पावर। जब आप रशिया जाते हो तो लोग राज कपूर के गाने अभी गाते हैं, और वी आर टॉकिंग अबाउट 2019 एंड दीज वर सॉन्ग्स फ्रॉम द 50s एंड 60s। इफ़ उनका इतना प्यार है इंडिया के लिए बिकॉज ऑफ दिस म्यूजिक दैट देयर फादर्स एंड ग्रैंडफादर्स हैव बीन सिंगिंग टू देम, just think of the impact that we can make today just by nature of the fact that लोगों पे जो प्रभावित होता है वो इमोशंस हैं। पीपल टू पीपल जो कांटेक्ट है वो सिर्फ एंटरटेनमेंट से ही हो सकता है, एंड एंटरटेनमेंट का देयरफॉर बहुत ही बड़ा रोल है नेशन बिल्डिंग में एंड सॉफ्ट पावर में। एंड आई फील हमने ये पहले इतना हम इसके बारे में कॉन्शियस नहीं रहे हैं पास्ट में, और हमें ये चेंज करना होगा आगे से। आज भारत अपनी सॉफ्ट पावर्स और अपनी हार्ड पावर को एकत्रित कर अपनी स्मार्ट पावर का इस्तेमाल कर रहा है विश्व में अपनी शक्ति और वर्चस्व कायम रखने के लिए। और इसकी सफलता तय करेंगे भारत के लोग, जो विश्व में कहीं भी रह रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो। एक बात उनके बारे में हमेशा कही जाती है कि हमारे लोग कर्मठ हैं, हमारे लोग मिलनसार हैं, मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, बुद्धिमान है,
कानून और सामाजिक शीलता का ध्यान रखते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि हमारे लोगों पे विश्वास किया जा सकता है। आज की तारीख में जब आदमी आदमी पर भरोसा नहीं कर सकता, ये विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर ग्लोबलाइजेशन एक स्पर्धा है तो आप ही सोचिए, एक ऐसा राष्ट्र जिसमें इतने विश्वसनीय लोग हों, जो विद्या का धनी हो, एक ऐसा समाज जिसमें भिन्न भिन्न विचारधाराओं का संगम हो, एक ऐसा राष्ट्र जिसने घोर तपस्या, संघर्ष और त्याग किया हो, उस भारत को विश्व गुरु बनने से कौन रोक सकता है? तो ये थी भारत में सॉफ्ट पावर की बात। आपकी बात, मेरी बात, हम सब की बात, भारत की बात। आजा कर ले हम तेरे और मेरे सबके भारत